मुख्यमंत्री का दंडा। डॉक्टर सुदर्शन मंजेठिया की यह कहानी है, व्यंग्यात्मक कहानी है। इस कहानी को पढ़ने से पहले हम डॉक्टर सुदर्शन मंजेठिया का संक्षिप्त परिचय देखेंगे। डॉक्टर सुदर्शन भारत के पश्चिमांचल में रहकर हिंदी साहित्य की साधना में रत। अपनी लेखनी से उन्होंने उपन्यास और व्यंग्य साहित्य की भूमि पर हरे भरे वृक्ष लगाने में सफलता उनकी रही है। अर्थात यहाँ पर उन्होंने उपन्यास और व्यंग्य साहित्य लिखा है। जीवन के हल्के फुल्के ढंग से उन्होंने गहराई से साहित्य लिखा है और उस साहित्य का एक नमूना आज हम इस कहानी में देखेंगे। इस कहानी के अंतर्गत राजनीतिक नेताओं, समाज के अन्य कर्णधारों, शिक्षाविदों, धार्मिक मठाधीशों सभी को उन्होंने अपने रंग में रंगा है। तो प्रस्तुत कहानी में हमें राजनैतिक जो कहानी है उसको देखना है। इसी के अनुसार हम इस कहानी का व्यंग्यसार देखेंगे। तो ये व्यंग्यसार देखिए। प्रस्तुत व्यंग्यसार में डॉक्टर सुदर्शन मंजीठिया ने मुख्यमंत्री के दंडे के माध्यम से सरकारी तंत्र की कार्यप्रणाली पर तीखा प्रहार किया है। पोंगा राज्य के मुख्यमंत्री ज्वाला प्रसाद जी को अपना दंडा बहुत प्रिय होता है। अपने भाषण के दौरान वे दंडा सतत अगले पेज पर हम देख रहे थे व्यंग्यसार, और उसमें हमने देखा कि किस तरह से डॉक्टर सुदर्शन जी ने मुख्यमंत्री के दंडे इस कहानी के माध्यम से सरकारी तंत्र की कार्यप्रणाली को प्रकाशित किया है। तो यहाँ पर उन्होंने बताने की कोशिश की है कि पोंगा राज्य के मुख्यमंत्री ज्वाला प्रसाद जी को अपना दंडा कितना प्रिय था। अपने भाषण के दौरान वे दंडा सतत दूसरे हाथ की हथेली पर मारते रहते थे। कई बार मंत्री जी ने अपने हथेली को अनजाने में ही जख्मी कर लिया था। एक बार 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर जवाहर मैदान में भाषण देकर जल्दी में राजधानी लौटने लगे थे कि पता चला उनका प्रिय दंडा चोरी हो गया। मंत्री जी के चुनाव क्षेत्र के सभी मित्रों, हितचिंतकों तथा दोस्तों ने एड़ी से चोटी तक पसीना बहा डाला, परंतु दंडे का कहीं भी पता नहीं लगा। मुख्यमंत्री जी का दंडा चंदन का था। देखिए, ये वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बार बार इसका जिक्र होगा और ये MCQs के लिए भी महत्वपूर्ण है कि मुख्यमंत्री जी का दंडा चंदन का था। उसकी मूठ चांदी की थी जिस पर नक्काशी का काम किया गया था। मुख्यमंत्री जी ने नाराज होकर हुक्म दिया था कि यदि 7 दिनों में दंडा नहीं मिला तो उस क्षेत्र में काम करने वाले समस्त सरकारी अधिकारी नौकरों को या तो डिसमिस कर दिया जाएगा या उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आखिर दंडा जब नहीं मिलता है तो मंत्री जी की पार्टी के सेक्रेटरी ने DSP से मिलकर अपनी तरफ से एक डंडा बनवाकर भिजवा दिया और कह दिया कि डंडा मिल गया था। साथ ही डंडा चुराने वाले को पकड़कर राजधानी लाने का आश्वासन दिया। मंत्री जी को उसकी पत्नी ने बताया कि यह तो डंडा दूसरा है। इस पर मंत्री जी कहते हैं कि इतनी अकल तो मुझे भी है, पर वे डंडा स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि वह पहले वाले दंडे से अच्छा था। जिस चोर को झूठ मूठ ही पकड़कर उनके पास दंड देने के लिए लाया जाता है, वे उसको दंडित करने के लिए मना कर देते हैं। प्रस्तुत व्यंग्य मुख्यमंत्री के दंडे को लेकर बुने गए शब्दों की चाशनी से ठहाके लगाने को मजबूर करता है। घटनाक्रम बहुत ही चटखोरदार है। तो इस तरह से यहाँ पर जो हमारे लेखक है डॉक्टर सुदर्शन मंजीठिया, इन्होंने मुख्यमंत्री का दंडा के माध्यम से
जो हमारी हमारे समाज में राजनीतिक परिस्थिति है उसको दर्शाने का सफल प्रयास किया है। ठीक है, ये तो रहा हमारे इस कहानी का सार। अगले पेज पर हम मुख्यमंत्री का धंधा इस कहानी का प्रकट वाचन और उसे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, डंडा चंदन का था, जिसकी मूठ चांदी की थी, जिस पर सुंदर नक्काशी का कार्य किया हुआ था, जिस डंडे की लंबाई 18 इंच तथा वजन 335 ग्राम था। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि डंडे की लंबाई 18 इंच और वजन 335 ग्राम था। ज्वाला प्रसाद जी जब से पोंगा राज्य के मुख्यमंत्री बनाए गए, तब से उनकी महत्वाकांक्षाएं कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने लगी थी। तो इस तरह से यहाँ पर मुख्यमंत्री होने के कारण उनकी जो इच्छाएं थी, महत्वाकांक्षाएं थी, वह कुकुरमुत्ता का अर्थ यहाँ पर देखिए, अब बरसात का समय है। ऐसी मान्यता थी हमारे पुराने ज़माने में कि जहाँ पर भी कुत्ता पेशाब करता है वहाँ पर जो छतरिया जिसे कहा जाता था, तो वह उगाता है तो उसे कुकुरमुत्ता कहा जाता है। या जिसे बरसात के समय पर उगने वाली जो सब्जी है उसे कुकुरमुत्ता कहा जाता था। तो वह कहीं भी उगाते हैं, जिसे भूमि फोड़ भी कहा जाता है कि भूमि को चीरकर वे उगाते हैं, इसलिए उन्हें भूमि फोड़ भी कहा जाता था। वही बात यहाँ पर है कि मुख्यमंत्री की जो इच्छा है वह अंदर से उबाल मार मार कर आ रही थी, अर्थात काफ़ी वे महत्वाकांक्षी हो गए थे कि ये करना है वो करना है। तो वही बात यहाँ पर बताई गई है कि कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने लगी थी। ज्वाला प्रसाद जी के सामने सर्वप्रथम जगत चाचा नेहरू और अंतर्राष्ट्रीय क्रंच घूम गया। ज्वाला प्रसाद जी की व्यक्तिगत चिंतन के पश्चात उस परिणाम पर पहुँचे कि यदि इस गरीब तथा पिछड़े भारत की निरक्षर भट्टाचार्य जनता से अंध आदर प्राप्त करना है तो इन्हें अपने व्यक्तित्व में आमूल परिवर्तन करने होंगे। इसलिए उन्होंने कुर्ता धोती बदले अब अचकन और चूड़ीदार पैजामा पहनना शुरू किया। वे अब टोपी पहले से आधी इंच ऊंची पहनने लग गए थे। इससे उनकी शारीरिक ऊंचाई का संतुलन देखने की आंखों से बराबर हो जाता था। उन्होंने काले रंग की अचकन बनवा तो ली, परंतु उनकी भैंसनुमा शरीर पर इस अचकन की शोभा कुछ निराली ही निकली। श्याम वर्ण पर घनश्याम अचकन का मेल कुछ नहीं बैठा। उनकी बम्बई रिटर्न दर्जी ने अचकन कुछ इस प्रकार सी की कि वह अचकन ज्वाला प्रसाद जी के शरीर पर तकिए पर गिलाफ की तरह शोभा पाने लगी। देखिए, यहाँ पर यह जो ज्वाला प्रसाद मंत्री है उनका शारीरिक वर्णन किया गया है और उनके पहराव के बारे में बताने की कोशिश की है। और जब वे मंत्री बन गए हैं तो वह चाहते थे, हमने देखा है कि अक्सर इस कहानी में भी जब भी कोई नया बदल कर आता है तो वह कुछ परिवर्तन, कुछ बदलाव करना चाहता है। तो इसी तरह से ये ज्वाला प्रसाद जब मंत्री बने तो उन्होंने भी भारत देश का नक्शा जैसे हम कहेंगे कि जो सामाजिक परिवर्तन है वह परिवर्तन करने की कोशिश उन्होंने की थी। और सामाजिक परिवर्तन करने के लिए उन्होंने स्वयं को भी बदला, स्वयं के पहराव को भी बदला। वही हमने देखा कि अचकन का मतलब है पैंट, और यहाँ पर पायजामा भी उन्होंने बदला, अपने कुर्ता धोती इस तरह के जो पहले कपड़े वे पहनते थे उसको बदलने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पर देखिए लेखक ने किस तरह से वर्णन किया है कि उन्होंने जो पहराव बदला वह कैसे लगा। तकिया जिसे हम उर्शी कहते हैं मराठी में, उसका जो कवर होता है उससे जब किसी भी तकिए पर जब हम कवर लगाते हैं तो वह अच्छी दिखती है। लेकिन उसी तरह से यहाँ पर जो ज्वाला प्रसाद जी का शरीर था वह कुछ इसी तरह से लग रहा था। इसमें थोड़ा सा कसूर ज्वाला प्रसाद जी का भी था, जिन्होंने अचकन सिलाते समय अपने दर्जी को 5 दर्जन इंस्ट्रक्शन देते हुए यह कहा था कि आजकल ज़माना टाइट कपड़ों का है, अतएव चुस्त कपड़ों में चुस्ती बनी रहे ऐसी अचकन सीना। देखिए, यानी टाइट कपड़े बनाने के लिए उन्होंने अपने दर्जी को बताया था और इसमें शायद वैसे ही बना दी ताकि यह जो नेताजी है वह थोड़े फिट लगे।
लेकिन वास्तव में वह बहुत ही तंदुरुस्त दिखाई दिए। अतएव चुस्त कपड़ों में चुस्ती बने रहे, ऐसे अचकन सीना ज्वाला प्रसाद जी के इनर सर्किल के सदस्यों ने, विशेषकर उनके डायरेक्टर ऑफ द होम डिपार्टमेंट ने इस शेरवानी को देखकर विशेष उत्साह नहीं जताया। हवा निकली हुई साइकिल की तरह अपना मुंह बनाकर ज्वाला प्रसाद जी ने दूसरे हल्के रंग की अचकन सिलवाई। तो इस तरह से यहाँ पर नेताजी ने फिर दूसरी जो पैंट है वह या जो कुर्ता है वह सिलाया, क्योंकि जो पुराना पहले बनवाया था वह उन्हें फिट नहीं हो रहा था। अपने रंग को लेकर कभी कभी ज्वाला प्रसाद जी सोचा करते थे, शाम वर्ण पर कितनी घटिया दिखती थी और मैं एक हूँ कि जिसकी ओर आँख उठाकर देखता नहीं है। देखिए यहाँ पर काले रंग या सावले रंग का विशेषता जो है वह स्पष्ट करने की कोशिश की। तो ज्वाला प्रसाद भी सावले ही थे और यहाँ पर वे अपनी तुलना कृष्ण से करते हैं, राम जी से करते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। गोपियाँ रिझा करती थी, मैं एक हूँ जिसको कोई आँख उठाकर ही नहीं देखता। राम जी की लाइफ का गोल्डन पीरियड तो सीता जी को छुड़ाने में ही गुजर गया था। इधर कृष्ण भगवान 16,000 गोपियों में से एक को भी रावण का कोई वंशज या पूर्वज भगा नहीं सका। आजकल टोपी और पैजामे के तैयार हो जाने पर के कसर रह गई थी एक गुलाब के फूल। अगले पेज पर हम पढ़ रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो भगवान कृष्ण थे, उनकी गोपिकाएं इतनी सारी थी, लेकिन रावण का कोई वंशज, क्योंकि इनका राम का और कृष्ण का हम देखते हैं ना कि जो युग था, जो काल था, कार्यकाल था, वो अलग अलग समय का था। लेकिन हो सकता है जैसे पहले रामायण हुई और फिर महाभारत, और महाभारत में हम कृष्ण का, भगवान कृष्ण का जिक्र देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में रावण का कोई वंशज होना चाहिए था और कृष्ण की इतनी 16,000 जो पत्नियां थी उनको उनमें से किसी को एक भगाए, तो ऐसा तो संभव नहीं हुआ। अचकन टोपी पैजामे को तैयार हो जाने पर केवल कसर रह गई थी एक गुलाब के फूल और डंडे की। अचकन में गुलाब का फूल खोस तथा हाथ में डंडा पकड़ जब ज्वाला प्रसाद जी ने अपना प्रतिबिंब दर्पण में देखा तो उन्हें श्लेष मार्ग संदेश नहीं रह गया था कि उनका व्यक्तित्व अद्वितीय है। अब सवाल था कि राज्य भर के बच्चे किस प्रकार उन्हें नेहरू की तरह चाचा कहे। उन्होंने सोचा कि जिसके लिए बच्चों का प्यार करना, इसके लिए बच्चों से प्यार करना होगा और इस प्यार के लिए कोई ना कोई स्कीम बनानी होगी। बच्चों को प्यार करने की उचित टेक्निक ज्वाला प्रसाद जी ने अपनाई। बच्चों को देने के लिए उन्होंने पेपरमिंट और छोटे छोटे बिस्कुट अपनी अचकन की जेब में रखने शुरू कर दिए। परंतु पुनः एक समस्या खड़ी हुई। मंत्री जी ने हर दम मुँह चलाने की आदत थी, इसलिए न जाने कितने ही पेपरमिंट और बिस्कुट बच्चों के नाम पर उनके पेट में चले गए थे। देखिए किस तरह से सीधा सीधा वर्णन है, इसलिए इसे हम करने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा वीडियो बन जाएगा और ये कहानी काफ़ी लंबी है। तो इस तरह से स्पष्ट होता है कि यह जो ज्वाला प्रसाद जी है वह कितने ही एक तरह से पेटू है और उनका जो शारीरिक वर्णन है वह भी किया गया है। ज्वाला प्रसाद जी ने जहाँ भी जाते अपना यह डंडा साथ ही रखते थे। भाषण के दौरान वे डंडा सतत दूसरे हाथ की हथेली पर मारते रहते थे। कई बार मंत्री जी ने अपनी हथेली को अनजाने ही जख्मी कर लिया था। परिणाम यह होता कि घर पर उनकी हथेली पर पत्नी को तेल की मालिश करनी पड़ती थी। हाँ, तो वाकया है 2 अक्टूबर का गांधी जयंती के निमित्त जवाहर मैदान में ज्वाला प्रसाद जी का भाषण होने वाला था। जवाहर मैदान का जाना पहचाना सार्वजनिक नाम तो वैसे गधड़िया मैदान था। इस नाम को भी यहाँ पर याद रखिए, गधेड़िया मैदान, क्योंकि वहाँ साल भर गधे घास चरते देखे जा सकते थे। इसलिए शहर की जनता जनार्दन ने भारत के इस पवित्र मेले आंचल का नाम गधेड़िया मैदान रख दिया था। जब ज्वाला प्रसाद के लेक्चर के लिए कमेटी की और उस मैदान के सदुपयोग करने का विचार किया गया तो रातों रात उस मैदान का नाम बदलकर जवाहर मैदान हो गया। सुबह लोगों को यह समझने के लिए अपनी अकल का प्रयोग करना पड़ा कि जवाहर मैदान और गधेड़िया मैदान में अंतर है। क्या अंतर है? बड़ी उम्मीदों से
भाषण का आयोजन किया गया, परंतु लेक्चर के पहले ही ज्वाला प्रसाद जी का मूड ऑफ हो गया। उन्होंने आशा की थी कि उनका लेक्चर अटेंड करने के लिए लाखों की संख्या में लोग आएंगे। मैदान में काफ़ी दूर तक भाषण सुने जाने की व्यवस्था की गई थी। मैदान में चारों ओर बांस और रस्सों से पार्टीशन बनाए गए थे। औरतों के लिए अलग सा इंतज़ाम किया गया था। तो हम जानते हैं ना कि किस तरह जब भी कोई बड़ा राजकीय नेता आता है तो काफ़ी बड़ी संख्या में वहाँ पर लोगों की भीड़ होती है और उनके जो अनमोल वचन है उन्हें सुनने के लिए लोग बेताब होते हैं। मुख्यमंत्री ने पुलिस महकमे को खास हिदायत दी थी कि लोगों की बहु बेटियों की प्रतिष्ठा का खास ख्याल रखा जाए, परंतु यहाँ तो बात उल्टी थी। भाषण सुनने के नाम पर केवल चोर उचक के जैसे ही लोग जमा हुए थे। आसपास में जितने नंगे और धूल सने आवारा लड़के थे वे नाक बहाते हुए फिजूल का शोर करते हुए मैदान में इधर से उधर दौड़ रहे थे। कुछ कुत्ते भी मैदान में रास्ता भूलकर आ गए थे। ये कुत्ते मैदान में ज्वाला प्रसाद जी की उपस्थिति से शायद अनभिज्ञ थे, इसलिए वे टूर्नामेंट में व्यस्त थे, यानी एक दूसरे के पीछे वे भाग रहे थे। महिला खंड में भी महिलाओं की संख्या अपेक्षित संख्या से कम ही थी। जो संख्या भी थी, भाषण के दौरान मंत्री जी ने उस ओर देखना भी उचित न समझा। उसके दो कारण थे। एक तो मंत्री जी को हैजा हो जाने का डर था, दूसरा डर उन्हें यह था कि वहाँ उनके नैतिक स्तर का अभाव पाकर जनता जनार्दन पत्थरबाजी न शुरू कर दे। देखिए यहाँ पर स्पष्ट है कि उस जमाने में भी जैसे महामारी है, वह महामारी का डर था और आज भी हम देख रहे हैं कि कोरोना जैसी महामारी है। लेकिन आज हम उल्टा देखते हैं कि जहाँ पर भी कोई मंत्री आता है तो काफ़ी बड़ी संख्या में भीड़ होती है। महामारी का डर लोगों को नहीं होता, केवल अपना राजकीय स्वार्थ करने के लिए वहाँ पर लोग चले आते हैं। लेकिन पुराने कुछ समय पहले यहाँ पर लोग जो थे इतने स्वार्थी नहीं थे, ना ही उनमें कुछ राजनैतिक ज्ञान था, वो उसका अभाव था। ऐसा अगर हम कहेंगे तो गलत नहीं होगा। तो शायद यहाँ पर जो मंत्री थे लोगों से भी दूरी बनाकर रखते थे। लोगों की संख्या देखकर पहले तो मंत्री जी डीएसपी पर गरजे कि इतनी कम संख्या क्यों। फिर उन्होंने पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर को डांटते हुए अंग्रेजी में पूछा, कांट यू प्रोड्यूस मोर पब्लिक फॉर मी, क्या आप अधिक संख्या नहीं ला सकते मेरे लिए। हिंदी तथा प्रांतीय भाषा के कुछ स्थानीय समाचार पत्रों ने भाषण को जोर शोर से वर्णन करते हुए समाचार में यह भी छापा दिया कि मंत्री ने निदेशक सूचना और प्रसारण विभाग से पूछा, क्या तुम मेरे लिए अधिक लोग नहीं पैदा कर सकते। यह अखबार अपने अंग्रेजी ज्ञान के लिए वैसे ही प्रसिद्ध थे। एक बार एक नेता ने इस शहर में भी अपने भाषण के दौरान देश की समस्त समस्याओं पर प्रकाश डाला, लोगों को गांधी जी के आदर्शों से परिचित कराया। सो अलग भारतीय संस्कृति को बार बार बोलते हुए उन्होंने कहा, हमारी संस्कृति मूलतः कृषि संस्कृति है। अवर कल्चर इज द एग्रीकल्चर। भाषण के पश्चात ज्वाला प्रसाद जी का व्यक्तित्व गर्मा गर्म पकौड़ियों की तरह हो रहा था। उन्होंने शीघ्रातिशीघ्र राजधानी लौट जाने की धुन थी। इस दौड़ धूप में मुख्यमंत्री जी का डंडा कहीं खो गया। किसी डंडे प्रेमी ने मंत्री जी की व्यस्तता का लाभ उठाकर उनके डंडे पर हाथ साफ कर लिया। डंडा गायब देखकर ज्वाला प्रसाद जी आपे से बाहर हो गए। देखिए यहाँ पर जो अनुवाद है, जो हमने देखा था कि अनुवाद एक कला होती है, किस तरह से एक भाषा से दूसरी भाषा को हम अनुवादित कर सकते हैं, ट्रांसलेशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों ने अगर गलत अनुवाद किया तो उसके गलत परिणाम भी हमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर मंत्री जी का मानना था कि उनके भाषण सुनने के लिए काफ़ी सारे लोग आए, लेकिन उसका जिस तरह से देखिए वाक्य क्या था, कांट यू प्रोड्यूस मी, देखिए कांट यू प्रोड्यूस मोर पब्लिक फॉर मी, कि आप अधिक से अधिक लोक संख्या नहीं ला सकते मेरे भाषण के लिए। लेकिन उसका हिंदी में ट्रांसलेशन क्या किया गया कि आप मेरे लिए ज़्यादा लोग पैदा नहीं कर सकते। इस तरह का अगर ट्रांसलेशन किया जाए तो वह गलत है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर यह जो मंत्री है उन्होंने जब भी इसी तरह के कोई भाषण किए थे, इसी का और एक उदाहरण यहाँ पर उन्होंने दिया है कि आवर कल्चर इज अ एग्रीकल्चर।
कल्चर का मतलब है संस्कृति। हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है, वह अच्छी है, ऐसा यहाँ पर उनको मानना कहना था। लेकिन हमारी संस्कृति कृषि संस्कृति है, यह भी एक प्रकार है एक तरह से संस्कृति का, लेकिन होल इस तरह का बताया गया कि अवर संस्कृति इज एग्रीकल्चर, तो वह गलत अनुवाद हो गया था। और इसी बीच में यहाँ पर काफ़ी दौड़ धूप के बीच में उनका जो डंडा था वह गायब हो गया था। शायद उनका डंडा किसी को पसंद आ गया था। डंडे की पुण्य स्मृति पर एक बार मंत्री जी ने समक्ष साकार हो उठी। फुर्सत के समय वे डंडे को हाथ लगाकर झुलाया करते थे। कभी उसे नाक के पास रखते उसकी सुगंध का मजा लेते और कभी उससे अपने गालों पर सहलाते। देखिए काफ़ी प्रेम था उन्हें अपने डंडे से। आखिर डंडा चंदन का था, उस पर इस डंडे को हाथों में लेते ही चंदनमय हो जाते। इस डंडे की लकड़ी से उन्होंने न जाने कितने भारतीय संस्कृति के प्रेमी विदेशियों को प्रभावित किया था। डंडा क्या था? जादू की छड़ी थी। होते होते यह डंडा मुख्यमंत्री जी के व्यक्तित्व का अभिन्न अंग बन गया था। भाषण के दौरान ज्वाला प्रसाद जी इस डंडे को हवा में हिलाते जाते और उस समय अपने आप को किसी योद्धा से कम नहीं समझते। डंडे के गम में मुख्यमंत्री जी ने 2 दिनों तक भोजन नहीं किया था। इस भाषण भी को उन्होंने अपने चुनाव क्षेत्र में ही दिया था। मुख्यमंत्री बन जाने के पश्चात उनके जीवन में यह पहला मौका था जबकि उनके वोटरों ने उन्हें इस प्रकार धोखा दिया था। आज चुनाव के पश्चात मुख्यमंत्री ने पहली बार अपने वोटरों को अपने दर्शन दे रहे थे। अगले पेज पर हम पढ़ने जा रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर मुख्यमंत्री जो है वह डंडा उनके काफ़ी नज़दीक था, काफ़ी उनसे लगाव था और उससे उन्होंने देश विदेश के मंत्रियों को भी काफ़ी प्रभावित किया था और भारतीय संस्कृति का जो परिचय है वह उन्हें दिया था। और जब ये ज्वाला प्रसाद जी चुनाव में एक तरह से नियुक्त होकर आए थे और पहली बार जब वह अपने वोटरों से मिल रहे थे तभी यह घटना हो गई थी और एक उनके वोटर ने न जाने किस माई के लाल ने उस डंडे को गायब कर दिया था। गुस्से से मुख्यमंत्री उबल पड़े, सारा अमेरिका और यूरोप घूम डाला, किंतु किसी ने डंडे को हाथ नहीं लगाया था। और ये एक साला हिंदुस्तान जहाँ पर चोरी बदमाशी लोगों के नस नस में समाई हुई है। इस देश को हिटलर की ज़रूरत है जो सिवा कोड़ों के बात न करे। दूसरे दिन नेता मुख्यमंत्री जी ने सचिवालय में अत्यंत आवश्यक और गोपनीय मीटिंग बुलाई। मुख्यमंत्री जी ने डंडे की नहीं बल्कि लोगों को गिरते हुए स्वर की चिंता की। देखिए कि किस तरह से चोरियां हो रही है, लेकिन यह भी बड़ा व्यंग हमें दिखाई देता है कि किस तरह से जो मुख्यमंत्री होते हैं वह खुद स्वार्थी जैसी बात करते हैं और अपनी चीज़ों को किस तरह से संभाल कर या अपने लिए सभी सिस्टम है, इस तरह से वह बिल्कुल एक सत्ताधीश की तरह बिहेव करते हैं, बर्ताव करते हैं। इस तरह से अपने डंडे के लिए मानो उन्होंने यह मीटिंग बुलाई थी और यहाँ पर लोगों की जो संस्कृति है, सभ्यता है, वह कितनी कमज़ोर हुई है यह बताते हैं कि किस तरह से उनके डंडे की चोरी उन्होंने की है। डंडे की चोरी लोगों के गिरते हुए नैतिक स्तर के आधार का मात्र था, यानी उसी के लिए मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग के डंडे की खोज के लिए किए गए सरकारी और गैर सरकारी प्रयासों पर प्रकाश डाला। 2 दिन हो गए थे, डंडे की खोज खबर कहीं पता नहीं था। देखिए यहाँ पर उन्होंने पूरा सिस्टम जो है वह डंडे की खोज में लगा दिया था। मुख्यमंत्री जी की पार्टी के समस्त कार्यकर्ता तथा पुलिस महकमे के सिपाही भी डंडे की खोज में व्यस्त थे, परंतु अब तक इन कार्यकर्ताओं को तथा पुलिस के सिपाहियों को मुख्यमंत्री जी की मीठी मीठी गालियों का सुख प्राप्त हुआ था। आखिर राजधानी से सीआईडी पुलिस का एक उच्च अधिकारी मुख्यमंत्री जी के डंडे की खोज के लिए आया। वे मुख्यमंत्री जी के पार्टी के सदस्य से मिले, परंतु सरकारी अफसर जहां भी तलाश करने जाते वहां से यही सुनने को मिलता कि मुख्यमंत्री जी
का डंडा घर पर ही तो न भूल आए। यानी काफ़ी खोज खबर लेने के बाद यहाँ पर वे एक तरह से एक उपाय वे बताते, या एक जिसे हम कहते हैं कि एक कारण ऐसा बताते कि हो सकता है कि उनका डंडा घर पर ही हो। सवाल यह था कि यह कैसे पता लगे कि अमुक भाषण सुनने वाला था या अमुक नहीं। एक सप्ताह तक पुलिस इस क्षेत्र में इतनी व्यस्त रही कि उस जगह के नामी गुंडे की जगह छोड़कर पलायन कर गए थे। यानी देखिए, जो गुंडे थे वे भी डर के मारे भाग गए थे कि कहीं यहाँ पर पुलिस वाले उन्हें न पकड़ लिए डंडे के लिए। छोटे मोटे बदमाश तो पहले ही रिटायर होकर अंडरग्राउंड चले गए थे। मंत्री जी के चुनाव क्षेत्र के सभी मित्रों, हितचिंतकों तथा दोस्तों ने एड़ी से चोटी तक का पसीना बहा डाला था, परंतु डंडे का कहीं भी पता नहीं लगा। पुलिस अधिकारी डंडे जी की माँ बहन से रिश्ता जोड़ कर वर्दी में पसीना पसीना हो रहे थे। यानी उस डंडे को गाली दे देकर ये जो पुलिस अधिकारी है उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। ट्रंक काल पर मुख्यमंत्री जी का हुक्म मिला, यदि 7 दिनों में डंडा न मिला तो इस क्षेत्र में काम करने वाले समस्त सरकारी अधिकारियों को या तो डिसमिस कर दिया जाएगा या उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि इन लोगों से अगर वह डंडा 7 दिनों के अंदर नहीं मिला तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा या उन पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, अगले पेज पर हम पढ़ रहे हैं। दूसरे दिन कम से कम 35 अधिकारी, 40 बाबुओं तथा 50 चपरासियों सहित इलाके के समस्त पुलिस कांस्टेबलों के नाम मौखिक संदेश था कि यदि 7 दिनों में डंडा नहीं मिला तो हर आदमी का या तो ट्रांसफ़र होगा या उसका रिवीजन होगा या इंक्रीमेंट में रुकावट पैदा की जाएगी। मतलब जैसा कि अपराधी होगा वैसा दंड होगा। देखिए बहुत बड़ी बात है कि किस तरह से एक यानी गैर कानूनी काम के लिए इनको सज़ा देने की बात हो रही है। सबका एक ही सवाल था, क्या किया जाए। भगवान ऐसे निष्ठुर हो गए थे कि अवतार लेकर डंडे की खोज में कुछ सहायता नहीं कर रहे थे। मंत्री जी के चुनाव क्षेत्र के कई भक्तों ने अपनी भक्ति या भगवान पर संदेह होने लगा था। देखिए यहाँ पर यानी एक तरह से भगवान को भी रिश्वत दी जा रही कि उनका डंडा जल्दी से मिले। डंडा चंदन का था, उसकी मूठ चांदी की थी, उस पर नक्काशी का काम किया गया था। मंत्री जी की पार्टी के सेक्रेटरी ने डीएसपी से मिलकर एक प्लान बनाया था। पार्टी जी के मंत्री जी ने सुझाया कि उन्हें अपनी ओर से एक डंडा तैयार करवा कर भिजवा दिया जाए। प्रश्न उठा खर्च का, तो यह तय किया गया कि अभी अपनी सुरक्षा के लिए अपनी जेब से खर्च कर दिया जाए, बाद में किसी न किसी सरकारी योजना में ऐसे एडजस्ट किया जाए। देखिए बहुत बड़ी बात यहाँ पर भी हो रही है। उसी रात एक विश्वसनीय आदमी हवाई जहाज से बम्बई गया और उसी प्रकार का एक डंडा बनवा कर लिया आया। डंडे की इस प्राप्ति पर प्राइवेट तौर पर 522 रुपये 60 पैसे खर्च हुए। देखिए काफ़ी पुरानी बात है यहाँ पर कि जो चंदन का हो और चांदी की नक्काशी उस पर बनाई गई हो, तो इसके लिए केवल 522 रुपये और 60 पैसे का खर्चा हुआ। ये बात भी आपको याद रखनी है कि नया डंडा बनवाने के लिए 522 रुपये और 60 पैसे का खर्चा आया। ठीक है, तीनों महापुरुषों की आंखें मिली, गर्दनें हिली, आंखों में तीनों सहमत हुए। तीनों प्रसन्न थे कि डंडा मिल गया। ऐलान कर दिया गया कि डंडा मिल गया। जिस चोर ने डंडे पर हाथ साफ किया था उसे पकड़कर राजधानी लाया जा रहा था। यानी देखिए नकली एक चोर को उन्होंने पकड़ा और उससे मानो वह बरामद किया गया, इस तरह से दर्शाया। वास्तव में वह एक कारागिर से नया बनवा लिया था। देखिए विजय गर्व से अकड़ते हुए डीएसपी ने यह डंडा आईजी के मार्फत मुख्यमंत्री के पास भिजवा दिया। डंडे के खाने जाने के बाद ही मुख्यमंत्री पोंगा राज्य की भाषा के विकास के दलदल में फंसे हुए थे। मातृभाषा की सुरक्षा के लिए उन्होंने हिंदी का विरोध किया था। अंग्रेजी न उन्हें आती थी न उनकी पिछली पीढ़ी को। पिता कथावाचक थे, इसलिए उन्हें संस्कृत भाषा का ज्ञान था। एक समय था कि वह भी
था जब ज्वाला प्रसाद जी मुख्यमंत्री बनने से पहले एक सफल कथावाचक बनने के सपने देखा करते थे। तो यहाँ पर देखिए कि पोंगा राज्य में कि वहाँ की जो मातृभाषा है या स्थानिक भाषा है उसे ही यहाँ पर प्रयोग में लाया जाए, इस तरह का वहाँ पर एक बवाल खड़ा हुआ था और अंग्रेज़ी दूर दूर तक नहीं थी। स्वयं मुख्यमंत्री भी इस भाषा को नहीं जानते थे और संस्कृत भाषा को जानते थे। तो इस तरह की भाषा विवाद वहाँ पर था। इसी बीच में देखिए अगले पेज पर हम पढ़ने जा रहे हैं, भाषा संबंधी कितनी ही नवीन उद्भावनाओं को मुख्यमंत्री जी ने जन्म दिया था। उन्होंने पहले अपने भाषणों लेखनों द्वारा यह साबित कर दिया था कि पोंगा राज्य की भाषा सीधी शौरसेनी अपभ्रंश या पोंगा अपभ्रंश से निकली, जिसके चिन्ह ऋग्वेद में भी मिलते हैं। देखिए शौरसेनी अपभ्रंश या पोंगा अपभ्रंश अगर हम इनका नाम लेंगे तो इसे आज के ज़माने में अशुद्ध हिंदी कहा जाता है। और यह जो अशुद्ध हिंदी है उसके जो जिसे जिसके प्रमाण हम ऋग्वेद में मिलते हैं, इस तरह की बात यहाँ पर ज्वाला प्रसाद मुख्यमंत्री कहना चाहते हैं। पोंगा राज्य से पोंगा भाषा के कुछ स्थानीय विद्वान ईरान भी भेजे गए थे। इन विद्वानों ने यह पता लगाया था कि अवेस्ता में पोंगा भाषा के लक्षण मिलते हैं। यह नवीन तथ्यों का पोंगा राज्य में कम से कम किसी भाषा शास्त्री ने विरोध नहीं किया था। तो इस तरह से इस राज्य में पोंगा यह जो भाषा है स्थानिक भाषा, उस भाषा का ही प्रयोग किया जाना चाहिए, इस तरह की बात मुख्यमंत्री ने उठाई थी। भाषा के इस जंजाल से मुख्यमंत्री ने सिर उठाया ही था कि उन्हें समाचार मिल गया, आईजी पुलिस द्वारा सर दंडा मिल गया है। दंडा मिल गया सुनकर एक बार तो ज्वाला प्रसाद जी उछल गए, परंतु टेबल पर पड़े डंडे को देखकर उनकी सारी हवा निकल गई। डंडे को देखकर मंत्री जी पेशोपेश में पड़ गए। वे डंडे को घुमा फिरा कर देखने लगे, सिर से अपनी टोपी उतार कर तथा मेज पर रखकर अपनी ताल पर हाथ फेरने लगे। ताल का मतलब है सिर पर। हाँ, आईजी पुलिस ने कहा, बहुत मेहनत करनी पड़ी सर। आईजी पुलिस के ब्यौरेवार आदि से अंत तक अपनी उपलब्धि कहानी सुनाई, यानी आईजी ने बताया कि उन्हें कितनी पापड़ बेलने पड़े। मुख्यमंत्री जी सीरियस थे। उन्होंने कहा, कल मिलना, डंडा ठीक है। पुलिस अधिकारी अपना मुंह लेकर चला गया। मंत्री जी ने डंडा अपनी पत्नी को दिखाते हुए कहा, ये पोंगा राज्य की मालिक है। यह है कि आपके प्रातस्मरणीय पूज्य पति का डंडा। मंत्री जी की गृह विभाग की संचालिका ने डंडे को उलट पुलट कर देखा और कहा कि यह डंडा आपका नहीं है। देखिए यहाँ पर यानी गृह विभाग की संचालिका का मतलब ही है मंत्री जी की पत्नी। तो उन्होंने पहचान लिया कि उनका वह डंडा नहीं था। मंत्री देखिए इस पर क्या कहते हैं, इतनी अकल मुझे भी है। तो वह कहती है उनकी पत्नी, तो बड़ी सीधी सी बात है, यह पुराने डंडे से कीमती और अच्छा है। उसकी मुठ पर चांदी का काम हुआ है, वह पिछले डंडे से कई अच्छा है। मुठ में चांदी भी ज़्यादा लगी है। तो फिर मेरी सलाह है कि इसे रख लिया जाए, बल्कि इसकी खोज करने वाले सरकारी पुरस्कारों से विभूषित किया जाए। यह तो खूब रही। इस तरह से एक तरह से लालच यहाँ पर दोनों पति पत्नियों के बीच में हमें दिखाई देता है। ठीक है, अगले पंक्ति में हम देखिए पढ़ते हैं, पोंगा राज्य के टेम्पररी सुल्तान इस खोज से बेहद खुश हुए थे और जानते हो इसके लिए हमारे अमेरिका रिटर्न आईजी पुलिस ने एक आदमी को गिरफ्तार भी किया है। हाय हाय, यह क्या किया आपने? अपने सिर पर पाप क्यों लेते? छोड़ दो उसे। देखिए स्त्रियाँ थोड़ी भावुक होती है, दयालु होती है, तो उन्होंने अपने पति से कहा कि उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाए जो नकली चोर बनाकर लाया है पाप। और मुख्यमंत्री अट्टहास कर उठे, इससे तो उस व्यक्ति का ही फायदा होगा। मंत्री जी ने कहा, यह कैसे? मेरे पास प्राइवेट समाचार आ चुके हैं। यह व्यक्ति मेरे क्षेत्र में घूमने फिरने वाला पागल या भिखारी है। उसने अपने आप को दुनिया का बदमाश घोषित कर रखा है। कम्युनिस्टों से पैसे खाकर उसने मुझे गालियाँ दी थी। उस समय उस भिखारी को पकड़कर बिना किसी अदालती कार्रवाई के जेल में रखा दिया था।
अब की बार पुलिस ने उसे जेल में रहने के लिए 5 रुपया रोज दे रही है। इस भिखारी ने स्वयं ही गिरफ्तारी के लिए पुलिस को अपनी सेवाएं अर्पित कर रखी थी। उस बहाने वह भिखारी का गुजारा हो जाता है और पुलिस का भी काम निकल जाता है। यह तो अच्छा आइडिया है। सारा पुलिस महकमा ही ऐसे आइडिया चलाता है। इस डंडे की खोज भी इसे आइडिया से हुई है, तो पोंगा राज्य के मुख्यमंत्री का डंडा रख लेना ही उचित समझा। मुख्यमंत्री के चेहरे पर उस समय आध्यात्मिक प्रसन्नता झलक रही थी। पूजा करते समय उन्होंने ईश्वर से मन ही मन कहा था, हे दयानिधान, तेरी माया अपरंपार है। एक दिन वे थे कि मेरे पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, और आज का दिन है कि चंदन के डंडे के बिना मेरा हाथ विधवा की मांग की तरह सुना सुना लगता है। देखिए किस तरह की उपमा दी गई है। दूसरे दिन मुख्यमंत्री आईजी पुलिस से कह रहे थे, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने रात दिन की मेहनत के पश्चात आखिर डंडे का खोज निकाला। इस यज्ञ में जिसने भाग लिया है सबका नाम मुझे देना, सबको पुरस्कृत किया जाएगा। तुम्हारा नाम तो विशिष्ट सेवा मेडल क्लास 1 तथा महावीर चक्र के लिए रिकमेंड किया जाएगा। आईजी पुलिस प्रसन्नता से गदगद हो गए। उन्होंने टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, थैंक यू वेरी मच सर। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। भविष्य में यदि आप ऐसी किसी सेवा का मौका देंगे तो मैं भरकस उसे जान पर खेलकर पूरा करूंगा। इस तरह से यहाँ पर यह जो मंत्री जी है वह खुश थे उनका वह नया डंडा पाकर। देखिए सब प्रसन्न थे। डंडे की खोज करने वाले यह सोचकर प्रसन्न थे कि उन्होंने मुख्यमंत्री को चराया। मुख्यमंत्री जी यह सोचकर प्रसन्न थे कि उन्होंने डंडे की खोज करने वालों को चराया। डंडे की खोज पर सरकारी तौर से 2,765 रुपये 50 पैसे और गैर सरकारी तौर पर सिर्फ 2,335 रुपये 8 पैसे खर्च हुए। देखिए इस तरह से अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए या व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए किस तरह से सरकारी खजाने को लूटा जाता है, उसे खर्च किया जाता है, इसका यह जीता जागता उदाहरण पेश किया गया है। और समस्त कहानी एक तरह से व्यंग्यात्मक है और काफ़ी मनोरंजक भी है और मार्मिक भी है कि किस तरह से मुख्यमंत्री का जो डंडा है उसको प्रतीक मानकर यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि जो नेता है वह किस तरह से समाज को लूट रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।